वेलकम डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारती आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ABS एकेडमिया पे स्वागत करता हूं। और जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को मेरे अभ्यास एकेडमी झारखंड पर देख रहे हैं उनका भी मोस्ट वेलकम। आज के लेक्चर में हम लोग जीके के पॉलिटी सब्जेक्ट के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने इसके पहले वाले लेक्चर को देखा होगा तो उसमें मैंने भारत के राष्ट्रपति के बारे में सभी जानकारी दी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले कि वाइस प्रेसिडेंट, जैसे हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया तो उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, है ना, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो उपराष्ट्रपति का जो सारे अनुच्छेद हैं वो 63 से लेके 71 तक है, मतलब 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति के बारे में भारत के संविधान में लिखा गया है। अगर आर्टिकल 63 को देखें, अनुच्छेद 63 तो बोलता है देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये फिक्स है। ये कब बताया गया? तो ये बताया गया भारत के संविधान के आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 64 बोलता है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिसियो, टर्म याद रखेंगे, एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। जैसे कि आपके एग्जाम में ये सवाल बहुत बार आता है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो बोलेंगे उपराष्ट्रपति होता है ना, जिसको बोलेंगे एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 65 में बताया गया कि इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द वाइस प्रेसिडेंट विल परफॉर्म हिज ड्यूटीज। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही उसका कार्यभार संभालेगा। बताया था कि राष्ट्रपति का पद किसी भी कारण से खाली है, तो अगर भारत के राष्ट्रपति देश से बाहर हैं या किसी भी कारणवश उनका पद खाली है, पद खाली कब हो सकता है राष्ट्रपति का? जब उनका अचानक कभी देहांत हो जाए, या राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे दें, या राष्ट्रपति को इम्पीचमेंट के द्वारा, महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए, तो उस समय पर राष्ट्रपति का काम उपराष्ट्रपति करते हैं। तो क्या उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति का काम करते हैं तो यहीं पे एक मन में सवाल आता है कि क्या ये उपराष्ट्रपति हैं, ये केवल उसी समय काम करते हैं क्या कि जब राष्ट्रपति नहीं हो? मान लीजिए राष्ट्रपति 5 साल टर्म में रहे, पद पर रहे, तो क्या उपराष्ट्रपति का कोई काम नहीं है? तो गलत। उपराष्ट्रपति का काम है, क्या काम है? राज्यसभा का सभापति बने रहना। उनको हमेशा 5 साल सैलरी मिलता है, किस चीज का? तो पदेन सभापति का, राज्यसभा के चेयरपर्सन का। लेकिन उनके साथ एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी जोड़ दिया गया, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी आता है जब राष्ट्रपति नहीं है। मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है और राष्ट्रपति की किसी पेपर पे या किसी कार्य में जरूरत पड़ जाए, तो उस समय उपराष्ट्रपति उनका काम संभाल लेंगे, बस इतना ही है। और जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम संभालेंगे तो उस समय के लिए, या जितने दिन वो राष्ट्रपति का काम देख रहे हैं, उस समय के लिए उनको राष्ट्रपति का सैलरी मिलता है, बाकी हमेशा उन्हें राज्यसभा के चेयरपर्सन का सैलरी मिलता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि उपराष्ट्रपति केवल नाम है उपराष्ट्रपति, इनका काम राज्यसभा का सभापति बने रहना है। जब राष्ट्रपति ना हो तब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करने लगते हैं। कब बताया गया? आर्टिकल 65 में इसे बताया गया। अब आर्टिकल 66 पे आइए, अनुच्छेद 66 है। इसमें बोलता है इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन हम लोग पढ़े थे, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो इनका भी जो निर्वाचन सेम राष्ट्रपति की तरह ही होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम, एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। इनडायरेक्ट वोटिंग मतलब इसमें भी हम लोग वोट नहीं डालेंगे, है ना। जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आम जनता वोट नहीं डालती है, ऐसे वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी आम जनता वोट नहीं डालती है। बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, इनका इलेक्शन कराता कौन है? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। राष्ट्रपति का भी इलेक्शन भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। भारत का निर्वाचन आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इनका अगर इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें, जैसे राष्ट्रपति का भी इलेक्टोरल कॉलेज था, निर्वाचक मंडल, ऐसे ही उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचक मंडल है। ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, संसद के सभी सदस्य। अब देखिए यहाँ पे हमको पूरा नहीं रटना है, हमको ऐसे याद रखना है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में अंतर क्या है। तो राष्ट्रपति में पार्लियामेंट के केवल इलेक्टेड मेंबर, है ना, वो लोग वोट करते थे। इलेक्टेड मेंबर मतलब जो निर्वाचित थे। यहाँ पे संसद के सभी सदस्य हैं, मतलब इलेक्टेड भी होंगे, नॉमिनेटेड भी होंगे। मतलब हर वो सांसद जो राज्यसभा और लोकसभा में बैठा है, चाहे वो चुनकर आया हो या उनको मनोनीत किया गया हो,
वो सारे लोग इसमें वोट देंगे। और दूसरी बात अंतर क्या है इसमें कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में राज्य के विधानसभा के लोग भी वहां पे वोट करते थे, विधायक लोग भी वोट करते हैं। यहाँ पे किसी भी राज्य का विधानसभा का वोट नहीं करेगा, सिर्फ पार्लियामेंट के सभी सदस्य कर देंगे, बस ये अंतर है। आ जाइए एलिजिबिलिटी पे, तो इनकी योग्यताएं बताई गई है आर्टिकल 66 के तीसरे भाग में। आर्टिकल 66 का तीसरा भाग कहता है कि ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यह भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज, न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था राष्ट्रपति का भी 35 वर्ष था, इनका भी 35 वर्ष है, तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। ही शुड नॉट अटेन एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, वह कोई भी लाभ का पद पर नहीं होना चाहिए, तो ये राष्ट्रपति में भी था। ही शुड बी एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, देखिए ये अंतर हो गया। राष्ट्रपति में हम लोग पढ़े थे कि वो लोकसभा का मेंबर की योग्यताएं रखता हो, तो उपराष्ट्रपति में वह राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये अंतर है ना। राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो और उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हो, क्योंकि उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का अध्यक्ष बनना है, तो राज्यसभा के ही सदस्य की योग्यता रखेंगे। आर्टिकल 67 इनका बताता है टर्म, मतलब कार्यकाल। कार्यकाल कितने समय का होगा, तो कार्यकाल 5 वर्ष, ठीक राष्ट्रपति की तरह 5 वर्ष। रेजिग्नेशन, अगर ये अपना त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे, अपने सीनियर को, मतलब राष्ट्रपति को। जैसे राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति अपने त्याग पत्र देंगे राष्ट्रपति को। आर्टिकल 67 का बी भाग में बोला गया है इम्पीचमेंट के बारे में, महाभियोग। तो इनको भी महाभियोग से हटाया जा सकता है। महाभियोग होता क्या है इसके बारे में जानकारी जरूरी नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी हमें नहीं लेना है, उतना ही लेना है जितना एग्जाम में पूछेगा। ही इज रिमूव्ड बाई राज्यसभा ओनली, हाँ लेकिन एक अंतर है कि जो प्रेसिडेंट को हटाया जाता है तो वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों से हटाया जाता है। मतलब जो उनका वोटिंग होता है, लोग आपस में सारे सांसद बैठ के वोट करते हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सांसद अगर वोट करेंगे राष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो अगर उपराष्ट्रपति को हटाना है तो केवल राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं यही लोग वोट कर देते हैं, क्योंकि ये राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, तो इनको हटाया भी राज्यसभा से ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, रटना नहीं है, समझ के चलना है। आर्टिकल 68 है ना, अनुच्छेद 68 में क्या बोला गया है, द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शुड बी कंप्लीटेड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑफ द प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट। मतलब पिछला जो वाइस प्रेसिडेंट है, जो मान लीजिए अभी वाइस प्रेसिडेंट है, इनका जब कार्यकाल समाप्त होगा तो उस कार्यकाल के खत्म होने से पहले नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। यह राष्ट्रपति के भी साथ होता है कि नया राष्ट्रपति तब आ जाता है जब तक पुराने वाले का कार्यकाल खत्म होने वाला होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया पिछले उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पूरा होने से पहले पूरी हो जानी चाहिए, ठीक है। आर्टिकल 69 इसमें ओथ के बारे में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ ग्रहण करवाएगा, शपथ दिलवाते हैं, तो कौन है, तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाते थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में पढ़े थे, वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं। आर्टिकल 71 क्या बोलता है, द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेस मेंबर्स प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। इसमें बोला गया है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को यह कहकर स्थगित नहीं किया जा सकता कि संसद में कम सदस्य मौजूद हैं। जैसा होता है ना कि मान लीजिए उपराष्ट्रपति का इलेक्शन होना है, तो ये बहाने नहीं चल सकते हैं कि क्योंकि संसद में कम सदस्य है तो बाद में इलेक्शन करा लेंगे, तो नहीं। इनका कहना है कि आर्टिकल 71 का कहना है कि जितने भी लोग हैं उनमें ही आप उनको चुन लीजिए, मतलब उनका चुनाव हो जाना चाहिए, है ना। ये चीजें, ये हो गया उपराष्ट्रपति का टॉपिक खत्म। तो उपराष्ट्रपति में ज्यादा नहीं था, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आप उसको नोट्स बना के अलग से भी रख सकते हैं, या इसी नोट्स को भी आप पढ़ेंगे और मैं इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस कराएंगे तो हम देखेंगे कि आपको कितना याद है, उसमें टेस्ट भी हो जाएगा आपका। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री एवं संघ का मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री और संघ का मंत्री परिषद, ये क्या होता है, कौन लोग प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं या उनकी पावर्स क्या है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन होते हैं और इनकी पावर्स क्या है, इन सब के बारे में यहां पढ़ेंगे। चलिए देखिए, आर्टिकल 74 अनुच्छेद 74 बताता है कि टू गिव एडवाइस द प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी बोला है टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन एंड द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हिंदी में पहले पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं क्या है। भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होगा।
देखिए, भारत का संविधान जो है वो नियम है, तो नियम से चलता है। तो इनका नियम क्या है? तो अनुच्छेद 74 में बताया गया कि राष्ट्रपति भारत के पहले व्यक्ति हैं, हमने पढ़ा था, ही इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। अब उनको अपने देश के बारे में देखभाल, मतलब देखभाल करने वाला होना चाहिए कि उस देश का देखभाल कौन करेगा, या देश में क्या हो रहा है, क्या घटनाएं हो रही हैं, देश चल कैसे रहा है, तो उनको राष्ट्रपति की सभी जानकारी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं? अपना एक टीम बनाते हैं। अगर आम शब्दों में बोलें तो वो अपना एक टीम बनाते हैं। उस टीम का नाम रखा गया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब बहुत सारे मंत्रालय, बहुत सारे मंत्री होंगे, मंत्री परिषद बोलेंगे उसे, बहुत सारे मंत्री परिषद होंगे संघ के, जिनका काम होगा राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को सलाह देना मतलब राष्ट्रपति को सारी जानकारी देना। अब बहुत सारे मंत्री हैं, तो क्या सभी मंत्री जा जाके राष्ट्रपति को सलाह देंगे? तो नहीं। तो ये कहा गया कि उन सभी मंत्रियों का एक मुखिया होगा, एक हेड होगा, जिसका नाम दिया गया प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फिर से पढ़िए, तो भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए संघ का एक मंत्री परिषद होगा। मतलब भारत के राष्ट्रपति को सलाह चाहिए देश के लिए, तो उसका एक मंत्री परिषद बनाया गया, और उस मंत्री परिषद का प्रमुख भारत का प्रधानमंत्री होगा। यह आर्टिकल 74 में बताया जाता है। आर्टिकल 75 देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर, ये हम लोग पहले भी पढ़ रखे हैं प्रेसिडेंट वाले टॉपिक में। प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। हमने बताया था प्राइम मिनिस्टर का चुनाव नहीं होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता। प्रधानमंत्री को नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और जो उनका मंत्री परिषद है उनको नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। मतलब प्रधानमंत्री बताते हैं कि उनके मंत्रालय में कौन कौन लोग होने चाहिए, और राष्ट्रपति उन पे साइन करते हैं। अब आ जाइए वर्क्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका जो मेन काम है, मेन काम है ना, वो सारे क्या है, मुख्य उनके कार्य क्या है। तो प्रधानमंत्री के कार्य के बारे में देखें तो ही इज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। देखिए, जो राष्ट्रपति था वो देश का पहला व्यक्ति था, लेकिन जो सरकार चल रही है, जो सरकार है, भारत सरकार जिसको बोलते हैं, उसका जो पहला व्यक्ति है वो कौन होगा? तो आपका प्रधानमंत्री होगा। ही इज द फर्स्ट ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार का प्रथम अधिकारी होता है। ही एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच सेतु का काम करता है। तो जो राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद था, तो इन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री हैं जो सलाह देते हैं या एक दूसरे की बात को यहां से वहां पहुंचाते हैं, है ना। तो वो सेतु का काम करते हैं, ब्रिज का काम करते हैं। ही इज द हेड ऑफ मीटिंग्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यह मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। तो जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मीटिंग होंगे, जो मंत्री परिषद का जो बैठक होगा, तो इस बैठक का हेड कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री ही होते हैं। ही मेक्स द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। यह सरकार की नीतियां बनाने का काम करता है। तो जो भी सरकार का नीतियां हैं, जैसे देश में कोई भी कानून बनाना है, कोई भी काम करना है, कुछ भी डायरेक्शन, दिशा देना है देश को, तो ये जो नीतियां बनाना पड़ता है, वो नीतियां बनाने का काम किसका है? प्रधानमंत्री का है। नेक्स्ट, ही डिस्ट्रीब्यूट्स द डिपार्टमेंट्स अमंग द मिनिस्टर्स। यह मंत्रियों में विभागों को वितरित करते हैं। मतलब जो भी मंत्री हैं, कौन सा मंत्री किस मंत्रालय में जाएगा, कौन सा विभाग दिया जाएगा, ये सारा काम किसका होता है? प्राइम मिनिस्टर का होता है। एज पर आर्टिकल 78, आर्टिकल 78 में बोला गया, ही गिव्स एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 78 में बताया जाता है कि तहत यह संविधान की प्रत्येक या प्रशासन की प्रत्येक जानकारी राष्ट्रपति को देता है। प्रशासन की मतलब देश का कोई भी काम का जानकारी राष्ट्रपति को होना चाहिए। राष्ट्रपति कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं और प्रधानमंत्री को वो जानकारी देना होगा। आखिरकार ये जितने भी प्रधानमंत्री हैं या मंत्रालय हैं, ये राष्ट्रपति के सैनिक हैं, तो राष्ट्रपति जो पूछेंगे उनको जवाब देना पड़ता है। आर्टिकल 78 में हुआ ये। अब हो गया, ही इज हेड ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट। ऐसे तो भारत के प्रधानमंत्री बहुत सारे विभागों के प्रमुख होते हैं, लेकिन कुछ विभाग हमको देखना है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा एग्जाम्स में आपसे पूछता है। तो ही इज हेड ऑफ फॉलोइंग डिपार्टमेंट। यह निम्न विभागों का प्रमुख होता है। कौन कौन से विभागों का? जैसे एनडीएमए। अब जैसे ये सब जीके का भी सवाल हो गया कि एनडीएमए का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। हिंदी में बोलेंगे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। अब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि देश में मान लीजिए कहीं भी भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, है ना, या कोरोना ही मान लीजिए आ गया, कोविड आया था, तो उस समय जो सारा देखभाल करना है, जो मैनेजमेंट का काम करना है, प्रबंधन का काम करना है कि लोगों को बचाना है, लोगों को राहत पहुंचाना है, लोगों को एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाना है, तो इन सब ये सारी चीजें प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। प्रधानमंत्री ही सबको गाइड करते हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री इनके हेड होते हैं। दूसरा, नीति आयोग।
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हिंदी कुछ नहीं है, आपको यही रखना है, नीति आयोग। नीति आयोग का काम क्या है? जैसे पहले प्लानिंग कमीशन होता था, पहले पढ़ेंगे अभी इसी पॉलिटी चैप्टर में प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया। ये देश के भविष्य के बारे में, भविष्य की क्या क्या नीतियां होनी चाहिए, देश को किस दिशा में ले जाना है, इसका ये लोग प्लानिंग करते हैं, है ना। तो ये प्लानिंग करके प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं, प्रधानमंत्री ही इनके हेड होते हैं, प्रधानमंत्री ही ये सारे प्लानिंग बनाते हैं। नेक्स्ट है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, मतलब देश में जितने भी विकास के कार्य हैं वो भी प्रधानमंत्री के हाथ में होगा। आईडीए, आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, द्वीप विकास प्राधिकरण, जितने भारत के द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं, ये ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि कौन कौन से आइलैंड्स हैं, उन सब का भी जो प्रमुख होंगे वो प्रधानमंत्री होते हैं। एनडब्ल्यूआरसी, नेशनल वाटर रिसोर्स काउंसिल, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इसलिए आप सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं घर घर नल, मतलब घर घर पानी। तो ये जल संसाधन के भी प्रमुख हैं, इसलिए ये जितने भी नल जल की बात करते हैं, गंगा की सफाई की बात करते हैं, ये सब इनके हाथ में है, एनडब्ल्यूआरसी के हाथ में। फिर आता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वन जीव संरक्षण, जितने भी वन जीव संरक्षण है, मतलब जो फॉरेस्ट्स हैं या जो रिजर्व्ड एरियाज हैं, ये सब ज्योग्राफी का टॉपिक है, ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इन सब का भी देखभाल प्रधानमंत्री के हाथ में है। पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड, जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ये भी प्रधानमंत्री के हाथ में है ना। तो इन सब के प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जितने भी देश के इंपॉर्टेंट आपको जो भी लगे विभाग लग रहा है, तो उन विभाग का मुखिया कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति किसी विभाग का मुखिया नहीं होते हैं। हमने उनके बारे में पावर्स पढ़ा था कि वो किस किस चीज के हेड हैं, तो वो मेनली आपके डिफेंस के हेड थे वो। लेकिन इस तरह का जितना भी है जो देश से रिलेटेड है, जहाँ डेवलपमेंट करना है, किसी चीज को बचाना है ना, पानी से रिलेटेड, डिजास्टर से रिलेटेड, प्लानिंग से रिलेटेड, देश को आगे कैसे प्लान करना है, डेवलपमेंट विकास से रिलेटेड, ये सारा प्रधानमंत्री के हाथ में रहता है। अब आता है आर्टिकल 76, आर्टिकल 76। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 76 क्या है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कल हमने पढ़ा था कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है क्या? इसको हिंदी में बोलते हैं भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, ये क्या है भारत का महान्यायवादी? तो ही इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सरकार का ये वकील होता है। तो सरकार का कोई भी पक्ष, इनको अगर किसी भी न्यायालय में रखना है, सुप्रीम कोर्ट में रखना है, तो इनके तरफ से ये वकील बन के जाते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोलते हैं इनको, प्रथम विधि अधिकारी। ही वर्क्स एज लीगल एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह भारत सरकार के वैधानिक सलाहकार के रूप में काम करते हैं। वैधानिक सलाहकार मतलब भारत सरकार को कोई भी लीगल एडवाइस चाहिए, कानून से रिलेटेड कोई सलाह चाहिए, कानूनी सलाह चाहिए, तो वो सारे सलाह यही देंगे, इन्हीं से पूछा जाता है। ही इज अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट, हमने कल पढ़ा था, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका जो शपथ होता है यह राष्ट्रपति दिलाते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्ति करेंगे तो शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे। कार्यकाल होता है टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका मतलब हुआ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कोई फिक्स्ड कार्यालय नहीं है, मतलब फिक्स्ड टर्म नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि वो 5 साल में हट जाएंगे या 2 साल में हट जाएंगे। इनका कार्यालय राष्ट्रपति जब तक चाहे वो बने रह सकते हैं। राष्ट्रपति को लगता है कि ये बहुत बढ़िया अटॉर्नी जनरल है, ये 10 साल का काम कर सकता है, तो वो 10 साल भी रहेगा। तो वो जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक रह सकते हैं। जब राष्ट्रपति चाहे हटाना तब हटाया भी जा सकता है, इनका नुकसान भी है ये। तो राष्ट्रपति को अगर लगता है कि 1 साल में हटाना है तो वो हटा सकते हैं, क्योंकि ये पावर राष्ट्रपति के पास है। हिज एलिजिबिलिटी इज सेम एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। इनकी जो योग्यताएं हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। अच्छा, हो सकता है यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा कम दिख रहा होगा, है ना, आपको ज़्यादा लाइट हो गया है इस पेज में, तो कोई नहीं, अगर आप ऐप पे पढ़ रहे हैं तो ये फाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। या यूट्यूब पे भी देख रहे हैं तो यूट्यूब में इसका मैं फाइल लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, आपको तब अच्छे से दिखेगा। अब हिज एलिजिबिलिटी इज सेम एज फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इनकी जो योग्यताएं हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है। तो अभी हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के बारे में आगे पढ़ेंगे जब जुडिशियरी पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग यूनियन संघ पढ़ रहे हैं, संघ के बाद लेजिस्लेचर पढ़ना है ना, विधायिका, फिर जुडिशियरी आएगा। तो अभी इतना समझिए कि जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट जज के, सर्वोच्च न्यायालय के, उनकी जो योग्यताएं हैं वही योग्यताएं इनके भी होंगी। तो क्या योग्यताएं हैं देखिए यहाँ पे दे दिया है, तो पढ़ लेते हैं। ये भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये तो हर जगह लागू होता है। मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस एज हाई कोर्ट जज और 10 years एक्सपीरियंस एज एडवोकेट इन हाई कोर्ट। बोलने का मतलब है कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट का मतलब हो गया उच्च न्यायालय में,
या तो ये 5 साल का जज का काम कर चुके हों, तो एक्सपीरियंस हो 5 साल जज रहने का, या 10 साल वकालत करने का, वकील रहने का। तो किसी भी उच्च न्यायालय में, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय के या तो 5 साल के वो जज बने रहे हों या 10 साल तक वो वकालत किए हों। तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आपका आराम से वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने की योग्यता रखता है। राष्ट्रपति चाहें तो उनको बना सकते हैं। हीज पोस्ट इज इक्वल टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका पद भारत के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। मतलब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो पद उनका है वही सेम पद, लगभग उन्हीं के बराबर ये भी है। बट एक चीज में देखा जाए तो इनका एक जगह फायदा है, मतलब इनके पास एक पावर ज्यादा है। कौन सा पावर? बट इन वन प्रोविजन ही इज मोर पावरफुल देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। परंतु एक प्रावधान में यह मुख्य न्यायाधीश से अधिक शक्तिशाली है। इनके पास एक ऐसा पावर है जब वो चीफ जस्टिस से भी ज्यादा पावर रखते हैं। वो पावर यह है कि चीफ जस्टिस का काम है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट मतलब जुडिशियरी के अंदर है ना, तो जुडिशियरी के अंदर ही वो रह पाएंगे। लेकिन ये जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी, ये चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, चाहे तो आपके पार्लियामेंट मतलब संसद में भी जाके बैठ सकते हैं। मतलब वोटिंग नहीं करेंगे, किसी भी कानून में ये वोट नहीं डालेंगे। हाँ, लेकिन कोई भी अगर इनको बात सुननी हो, कोई वहाँ पे कोई भी सदन चल रहा हो, वो उनकी वहाँ लगता हो कि उनको वहाँ होना जरूरी है, या कोई बात सरकार की तरफ से बोलना जरूरी है, तो वहाँ जाके बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन चीफ जस्टिस के पास ये पावर नहीं है कि वो संसद में जाके बैठ जाएं। एज पर आर्टिकल 88, आर्टिकल 88 में बताया गया कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन सिट एनी टाइम इन सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा और राज्यसभा। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी किसी भी वक्त जाकर सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा या राज्यसभा में बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, चाहे वो लोकसभा में बैठ जाए या राज्यसभा में या सर्वोच्च न्यायालय में भी जाके बैठ जाए। लेकिन चीफ जस्टिस केवल सर्वोच्च न्यायालय में रह पाएंगे, वो संसद, लोकसभा, राज्यसभा में नहीं आ पाएंगे। आर्टिकल 77 हमने पहले पढ़ा था कि संघ का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाता है, हम लोग पहले पढ़ रखे हैं ये। और आर्टिकल 78 में है कि प्रधानमंत्री प्रशासन की सभी जानकारी राष्ट्रपति को देता है, ये भी हमने पहले ही पढ़ लिया था। तो ये सारे आपके पॉइंट्स हो गए। तो समझिए कि पॉलिटी के आपके 3 चैप्टर खत्म हो गए। हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया, हमने उपराष्ट्रपति पढ़ लिया, हमने प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद, और साथ में भारत के महान न्यायवादी भी पढ़ लिया। तो बोलने का मतलब कि बड़ा हमने 3 चैप्टर खत्म कर लिया है। तो अब करना क्या है आपको कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पढ़ के लगते हैं, जैसे कि किसी का शपथ कौन दिला रहा है, क्या कार्यकाल है, जो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, सारे आर्टिकल आपको याद नहीं रखने हैं, वो किसी को याद नहीं होगा, वो मुझे भी नहीं याद है ना, सारे आर्टिकल याद नहीं रखने हैं। हाँ, लेकिन जो आर्टिकल आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, या जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपको दिखेगा, प्रीवियस ईयर लगाओगे कि पिछले साल के एग्जाम्स में क्या पूछा गया है, उन सब में जो आर्टिकल आपको लगता है कि बार बार आ रहा है ना, तो वो याद रख लेना है। बाकी आर्टिकल को ज्यादा याद करके समय बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इतना आर्टिकल याद करेंगे क्या पता एग्जाम में पूछे या ना पूछे। उससे अच्छा है कि हम कुछ और पढ़ लें जहाँ पे एग्जाम में मार्क्स भी आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है। आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या ऐप पर भी मुझे बता सकते हैं। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, टेक केयर।